नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आज हमारी ये 5वीं यूनिट है जिसका नाम है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। और 5वीं जो यूनिट है राजस्थान में जनजाति आंदोलन, उसका ये दूसरा पार्ट है। कल हमने इसका जो पहला पार्ट है वो पूरा किया था और उस पहले पार्ट में हमने जो भील आंदोलन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और इतनी जानकारी हमने पढ़ ली कि भील आंदोलन से संबंधित चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे और एग्ज़ाम हो, उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत या इससे बाहर नहीं जाने वाला। और इसी जनजाति आंदोलन का जो दूसरा पार्ट है वो आज हम पढ़ रहे हैं। और इस आंदोलन में हम पढ़ेंगे मीणा आंदोलन। ये भी एक जनजाति का प्रमुख आंदोलन रहा है। और राजस्थान के जो जनजाति आंदोलन है वो कल भी मैंने आपको बताया था, 2 ही आंदोलन प्रसिद्ध रहे हैं, एक तो भील आंदोलन और एक मीणा आंदोलन। तो आज हम मीणा आंदोलन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस राजस्थान में जनजाति आंदोलन भाग 2 में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी यूनिट का नाम है मीणा जनजाति आंदोलन। तो जैसे हमने कल देखा था कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में भील जनजाति का बाहुल्य है, उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में इस जनजाति का प्रभुत्व रहा है। तो राजस्थान में ढूंढाड़ क्षेत्र के, तो राजस्थान का जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। तो ढूंढाड़ क्षेत्र के खोहगंग, माची, गैटोर, आमेर, भांडारेज आदि इलाकों में सैकड़ों वर्षों तक मीणाओं के जनपद रहे। जनपद का मतलब इनका शासन रहा था। तो राजपूत रियासतों के उदय से पूर्व हम बात करें तो इनका जो शासन रहा था वो किन किन क्षेत्रों में रहा था, तो हमारा ये जो जवाब है ये होगा खोहगंग, माची, गैटोर, आमेर, भांडारेज। तो ये जगहों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1137 से 1170 ईस्वी तक इन क्षेत्रों में धूलराय ने आधिपत्य करके कछवाहा राज्य की नींव डाली। तो एक कछवाहा वंश का जो संस्थापक है वो धूलराय को माना जाता है और एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हुए हैं। तो जो ऊपर हम जिन जिन क्षेत्रों को पढ़े हैं उन क्षेत्रों को एक एक करके ये जीतते गए और जीत करके सारे क्षेत्रों को एक करके इन्होंने कछवाहा वंश की जो नींव है वो स्थापित की। कछवाहा राजवंश का इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो किसने किया था? तो हमारा जवाब होगा धूलेराय ने। और इनका जो समय था वो कब था? 1137 से लेकर 1170 तक। कछवाहा शासकों ने मीणाओं को संतुष्ट करने के लिए, यानी जब इनसे ज़मीनें छीन ली गई, इनका आधिपत्य छीन लिया गया, तो इनको संतुष्ट करने के लिए वो जो शासक बने कछवाहा वंश में, उन्होंने इन मीणाओं को कृषि के लिए भूमि आवंटित की। और अधिकांश जो मीणा है वो कृषि करने लगे और ये जमींदार मीणा कहलाने लगे। आगे हम देखेंगे कि ये जो मीणा वर्ग है ये 2 भागों में बांट दिया गया था और आज भी ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। तो जैसा इस बिंदु में हमने पढ़ा कि इन मीणाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत इनको जो ज़मीनें आवंटित की गई ताकि ये कृषि कार्य करके अपना पालन पोषण कर सके, तो इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। और जिन मीणा वर्ग ने कृषि कार्य प्रारंभ किया वो जमींदार मीणा कहलाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मीणा वर्ग अभी तक लड़ाई का रास्ता अपनाए हुए थे उनसे समझौता करके राज्य में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई। यानी जो इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, जिनके राज्य छीन लिए गए थे, वो अभी तक लड़ाई करके इनको वापस प्राप्त करना चाहते थे। तो इनकी प्रकृति को देखकर जो कछवाहा वंश था उसने इनको शांति व्यवस्था के लिए चौकीदारी की व्यवस्था सौंप दी कि तुम देख रेख का कार्य करोगे। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो वर्ग था वो चौकीदार मीणा कहलाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कृषि करने वाला जो मीणा वर्ग है वो जमींदार मीणा कहलाए और जो देखरेख का जो चौकीदारी का जो काम करने लगे वो चौकीदार मीणा यहाँ पर
कहलाए। तो इस तरह से इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। चौकीदारी के बदले गांवों से वसूला जाने वाला जो कर है उसको चौथ कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है कि चौकीदारी व्यवस्था के अंतर्गत चौकीदार मीणा जो गांवों से कर वसूलते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा यहाँ जवाब होना चाहिए चौथ। तो ये जो मुख्य जो भूमिका रही है, जो इतिहास रहा है मीणा प्रजाति का, वो यहाँ पर हमने देखा। अब जैसे हर आंदोलन का एक प्रमुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, उसी तरह से इनके भी कुछ असंतोष के कारण रहे हैं। तो इस असंतोष के कारणों में दो मुख्य कारण हैं, और वो दो मुख्य कारण है दो कानून। जो एक तो आपको दिख रहा है एक दादरसी कानून, और एक नीचे हम पढ़ेंगे जरायम पेशा कानून। ये दोनों के दोनों जो कानून हैं ये मुख्य असंतोष के कारण बनते हैं, और इन्हीं कानूनों के कारण इस मीणा प्रजाति में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है और ये आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दादरसी कानून। तो इसके अंतर्गत राज्य में होने वाली चोरी और डकैती के लिए अक्सर चौकीदार मीणाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। जैसे हमने देखा कि मीणा जनजाति का जो एक वर्ग है उसको चौकीदारी का काम दिया गया और जो चौकीदार कहलाए। तो जैसे जैसे राज्य में कहीं भी चोरी होती थी तो उस चोरी का जो जिम्मेदार है उन चौकीदार मीणाओं को ठहराया जाने लगा कि तुम ही देखभाल करते हो तो हो सकता है कि चोरी भी तुम ही ने की हो। और इस तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए जो कभी कभी माल बरामद नहीं होने की स्थिति में भी मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी, और इसी को हम कहते हैं दादरसी कानून। यानी माल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी उसके बदले जितनी भी जो रकम थी उस माल की तो उसके बदले उन्हीं से वसूल की जाती थी। तो इस कारण से वो बहुत ही परेशान हो गए और उनसे जो आर्थिक नुकसान है वो भुगतने में परेशानी खड़ी हो गई, और उन्होंने इस व्यवस्था का जो विरोध है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि दादरसी कानून क्या है। तो दादरसी कानून है चोरी किए हुए माल के बदले जो कीमत वसूली जाती थी मीणाओं से, उसे ही हम दादरसी कानून कहते हैं। 1871 में एक अपराधी जाति अधिनियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, वो पारित हुआ, और इसी एक्ट को 1924 में संशोधित करते हुए अपराधी जाति अधिनियम के रूप में राजस्थान में मीणा जाति पर लागू कर दिया गया। तो अपराधी जाति जो अधिनियम है वो मुख्य रूप से 1871 में भारत में स्टार्ट होता है, और इसी के अंतर्गत 1924 में इस कानून को राजस्थान में मीणा जाति पर लागू कर दिया जाता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या है, जैसा आपको एक्ट का नाम दिखाई दे रहा है अपराधी जाति, तो मीणाओं को अपराधी जाति मान लिया जाता है। और 1924 में इस अधिनियम को लागू करके और 1924 में ही जो हमारा जो अमी बता रहा था दूसरा जो कानून है जरायम पेशा, वो लागू कर दिया जाता है। इसी एक्ट के तहत, जैसे मैंने पॉइंट में भी लिखा है, इसी एक्ट के तहत 1924 के अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत मीणा जाति को जरायम पेशा, जिसका अर्थ है आपराधिक आजीविका वाली जाति, मानते हुए मीणा जाति के 12 वर्ष से बड़े बच्चों व स्त्री पुरुषों को निकटस्थ थाने में उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था करे तो हर कोई इससे विरोध में आ सकता है। तो इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी को ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो पास का जो थाना है वहाँ पर जाएंगे और प्रतिदिन वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इससे रोज़ रोज़ वहाँ पर उनको जाने में बहुत परेशानी हुई और उन्होंने विरोध का स्वर उठाना चालू कर दिया। तो उनका ये नाम है वहाँ पर दर्ज कर दिया जाता था पास के थाने में, और दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। तो ये दूसरा मुख्य कारण है मीणा आंदोलन के जागृत होने का। तीसरा कारण है अंग्रेजों ने इनके परंपरागत अधिकारों में भी हस्तक्षेप करके अनेक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे इनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ और आंदोलन का ये कारण बना। जैसे हमने कल भील आंदोलन में भी देखा था
कि हर जनजाति की, हर समाज की, हर वर्ग की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं के अनुसार वो अपने कुछ अधिकार मानते हैं। तो धीरे धीरे जो अंग्रेजी जो शासन है, इस अंग्रेजी शासन ने इनके जो परंपरागत अधिकार हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया और उन पर हस्तक्षेप तो किया ही किया, साथ में उन पे प्रतिबंध भी लगा दिया, यानी उन पर रोक लगा दी। इससे उनके मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है और आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से 3 मुख्य कारण रहे हैं: दादरसी कानून, जरायम पेशा कानून और परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप करके उन पे प्रतिबंध लगाना। ये आपको याद रखना है, दोनों कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखते हैं कि मीणाओं में जो जागृति का काम है, जो जागृति फैलती है, वो किस तरह से और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो फैलती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1924 में जरायम पेशा कानून जब लागू होता है तो उसी सन में विरोध में श्री छोटूराम झरवाल, महादेव राम पवड़ी, जवाहर राम मीणा आदि ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो जवाब होगा 1924 में। और इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं श्री छोटूराम झरवाल, महादेव राम पवड़ी और जवाहर राम मीणा। तो व्यक्तियों के नाम भी याद रखना है और समिति का नाम भी याद रखना है। इस समिति को स्थापित करने के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य यहाँ है कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे, क्योंकि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, उनको समाप्त करना इस मीणा जाति सुधार समिति का मुख्य उद्देश्य था और साथ ही साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में हम 1930 की बात करें, वो 1924 की बात है। उसके बाद में जयपुर राज्य ने अपना स्वयं का जरायम पेशा कानून 1930 संपूर्ण रियासत में लागू कर दिया, जिससे असंतोष का स्वर और तेज हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि 1924 का जो जरायम पेशा कानून है उसमें कुछ शिथिलता थी या फिर कुछ विशेष क्षेत्रों में वो लागू किया गया था। लेकिन इस पॉइंट से आपको क्लियर है कि जरायम पेशा कानून 1930 जयपुर ने स्वयं यानी अपनी तरफ से संपूर्ण रियासत में लागू कर दिया, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे वो रियासत हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस कानून के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर नाम दर्ज करवाना होता था और प्रतिदिन वहां पर उपस्थिति देनी होती थी। उनके वहां पर अंगुलियों के निशान उपस्थित रहते थे हर थाने में, उसी से मैच करके उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती थी। तो इस तरह से वो रोज़ रोज़ उनको वहां जाना पड़ता था। तो ये और भी असंतोष का कारण बना और उनका जो असंतोष का स्वर है, आक्रोश की जो आवाज़ है, वो और तेज हो जाती है। कब? 1930 में, क्योंकि पहली एक रियासत है जयपुर रियासत, जो पूरी रियासत में इस कानून को लागू करने वाली एकमात्र रियासत है। इसी असंतोष के फलस्वरूप 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई। तो 1930 में जैसे ही जयपुर रियासत में, पूरी रियासत में ये जरायम पेशा कानून लागू होता है, उसी की ओर कदम बढ़ाते हुए 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना कर दी जाती है और जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग की गई। आगे हम देखते हैं कि 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपुर से भंवरलाल, बिरधीचंद तथा सूथालाल मीणा ने भाग लिया। तो ये महत्वपूर्ण सन है और इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं वो आपको याद रखनी है कि अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो हमारा जवाब होना चाहिए दिल्ली। और कब हुआ? 1942। और इसमें राजस्थान से या जयपुर से भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है? एक तो है भंवरलाल, एक बिरधीचंद और एक सूथालाल। तो ये 1942 की घटना है। उसके बाद में इस आंदोलन में क्रांतिकारी व्यक्ति का आगमन होता है। उनका नाम है जैन मुनि मगन सागर। तो जैन मुनि मगन सागर ने
एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था मीन पुराण। और ये मीन पुराण लिख कर के इन जैन महात्मा ने मीणा जाति को उनका जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है मीणा जाति का, उससे अवगत कराया। तो जैन मुनि मगन सागर ने उस जो किताब लिखी उसका आपको नाम याद रखना है, उसका नाम है मीन पुराण। और इस पुस्तक में उन्होंने मीणा जाति का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उससे अवगत कराया और उससे उनमें जागृति उत्पन्न की। अप्रैल 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमका थाना में मीणों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि नीमका थाना में मीणा जनजाति का सम्मेलन कब हुआ? तो हमारा जवाब होगा अप्रैल 1944। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? वो ही जो जैन मुनि है जिन्होंने मीन पुराण लिखा था, मुनि मगन सागर, उनकी अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन होता है। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सम्मेलन हो या फिर कोई भी अधिवेशन हुआ हो, उसमें किसी न किसी संस्था की समिति का गठन किया गया था। तो इसी नीमका थाना में जब सम्मेलन हुआ तो यहीं पर एक जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। और इस मीणा सुधार समिति का जो अध्यक्ष है वो बंशीधर शर्मा को बनाया गया, मंत्री राजेंद्र कुमार को बनाया गया और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झलवाल को बनाया गया। और ये जो लक्ष्मी नारायण झलवाल है ये मीणा जनजाति में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीणा जनजाति से संबंधित कितनी ही समितियां बनती हैं, कितने सम्मेलन होते हैं और कितने ही जो व्यक्ति हैं जो दिल्ली अधिवेशन में जाते हैं। और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति से संबंधित मंत्री, अध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, इन सभी का नाम आपको याद यहाँ पर रखना है ताकि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत ना हो। इस समिति के द्वारा, जो अभी हम समिति की बात कर रहे थे, 3 सूत्री कार्यक्रम रखा गया। और ये तीनों कार्यक्रम थे: समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, जराइम पेशा और दादरसी जो दोनों कानून हम पढ़े हैं उन कानूनों को रद्द करवाना और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना। ये 3 मुख्य इसकी मांगे थी, कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य था कि हम बुराइयों को समाप्त करेंगे, दोनों कानूनों को संघर्ष करके रद्द करवाएंगे और ये जो चौकीदारी प्रथा है इसी के कारण जो दादरसी कानून लागू है, क्योंकि चौकीदारी करने की वजह से आपने अभी पढ़ा है कि चोरी की जो सारी जिम्मेदारी थी वो उन पर डाल दी जाती थी और उनसे इसके बदले कीमत वसूली जाती थी। तो इस प्रथा को भी समाप्त करने की इस कार्यक्रम में रूपरेखा रखी गई। उसके बाद में 1945 में समिति का श्री माधोपुर में एक सम्मेलन होता है। तो ये सारे जो स्थान हैं वो आपको याद रखना है कि 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो हमारा जवाब होगा श्री माधोपुर में। या फिर श्री माधोपुर में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कब हुआ? तो हमारा जवाब होगा 1945। आगे हम देखते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा था, श्री लक्ष्मी नारायण झलवाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1945 से 5 जनवरी 1946 तक हुए देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में अपनी समस्याओं को रखा। तो उसी समय जब ये मीणा आंदोलन चल रहा था तो 31 दिसंबर 1945 से 5 जनवरी 1946 तक देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चल रहा था। और ये किसकी अध्यक्षता में चल रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण झलवाल जाते हैं और मीणा जनजाति की जो संपूर्ण समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे उनको अवगत करवाते हैं। 4 मई 1946 को दादरसी कानून को समाप्त कर दिया गया। जो अभी दादरसी कानून था उसकी समाप्ति की दिनांक की बात करें तो आपको याद रखनी है 4 मई 1946 को, क्योंकि अब ये जो मुद्दा था जैसे ही जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचता है तो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता है और पूरे देश में इसकी आलोचना प्रारंभ कर दी जाती है। इसी आलोचना के दबाव में आकर के इस दादरसी कानून को 4 मई 1946 को समाप्त कर दिया जाता है।
3 जुलाई 1946 को जराइम पेशा कानून को आंशिक रूप से हटाते हुए उन व्यक्तियों को इससे मुक्त कर दिया जाता है जो आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं थे। 3 जुलाई 1946 से पहले जैसा आपको बताया गया है कि जराइम पेशा कानून के अंतर्गत चाहे व्यक्ति अपराधी हो चाहे अपराधी नहीं हो, बस शर्त यह है कि उसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक हो, उसको थाने में रोजाना हाजिरी देनी होती थी। लेकिन इसी दादरसी कानून के हटते ही जब और दबाव बढ़ने लग गया तो 3 जुलाई 1946 को इस जराइम पेशा कानून से उन व्यक्तियों को मुक्त कर दिया गया जो आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं थे। इससे बच्चों और महिलाओं को थाने में हाजिरी देने से मुक्ति मिल गई, यानी वो यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि महिलाएं और बच्चे आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं थे, फिर भी उनको उपस्थिति देनी होती थी, उनको 3 जुलाई को मुक्ति मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं कि 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर के बागावास में एक सम्मेलन होता है जिसमें जयपुर के प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल आदि सम्मिलित होते हैं। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन से बड़े बड़े व्यक्तियों का जुड़ाव हो जाता है और वो भी इन मीणा जनजाति की आवाज़ को उठाने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक सम्मेलन होता है जयपुर जिले के बागावास गांव में 28 अक्टूबर 1946 को। ये मीणा जनजाति आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तारीख है और बागावास में लगभग कई हजारों में वहाँ पर मीणा जाति के लोग उपस्थित होते हैं और वहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता हैं हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, वो भी यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे की आलोचना होती है। तो 28 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1952 में जराइम पेशा अधिनियम रद्द हो गया और इसी के साथ ये जो मीणा आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। तो ये था आज का हमारा विषय, राजस्थान में जनजाति आंदोलन, जिसमें हमने पढ़ा मीणा जनजाति आंदोलन। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।